सत्र जिसमें श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी आपको मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर। आपकी शिक्षा मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मक्खनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से है। वर्तमान में आप एसोसिएट एडिटर न्यूज इंडिया पर कार्यरत हैं। पूर्व में यह जी न्यूज पर भी कार्य करते रहे हैं। आपने संसद से लेकर प्रदेश की राजनीति पर स्पेशल पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर लंबे समय तक कार्य किया है। ये बांदा गौरव सम्मान आपको सादर आमंत्रित कर रहा है इस मंच पर। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री अमित गुप्ता जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री पवन चौरसिया जी, इंडिया फाउंडेशन, आपको भी सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल शर्मा जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन जर्नलिज्म से सम्मानित। आप सभी महान विभूतियों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मेरी लिस्ट में एक नाम और है, शायद मेरी निगाहें वहां तक नहीं पहुंच रही, अगर कहीं बैठे होंगे। श्री अज्ञात गुप्ता जी, डायरेक्टर अभिनी परिधि ग्रुप, अगर वो भी आप भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता आपने दी है तो ये मंच और आपको सादर आमंत्रित कर रहा है। और इस संवाद के लिए मैं आप सबके बीच सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री सचिन चतुर्वेदी जी को, प्रधान संपादक बुंदेलखंड न्यूज और आयोजन समिति के सदस्य हैं। एक बार सम्मानित अतिथियों के लिए तालियां हो जाएं। हेलो, पंकज रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझको मंच पर आमंत्रित किया इस महत्वपूर्ण संवाद के लिए, जिसमें हमारे साथ दो पत्रकार मौजूद हैं और एक व्यापारी नेता मौजूद है। हम इनके साथ, जैसे अभी आपने देखा, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, कैसे संघर्ष किया और कैसे सफलता को प्राप्त किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें सीखनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ युवा हैं, कुछ वयोवृद्ध हैं, जो ऐसे भी लोग हैं जिनके अभी बच्चे छोटे हैं। उनको भी ये जानना चाहिए कि आखिर हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें, कैसे वो सही फोकस अपने टारगेट पर रखें, अपने कैरियर पर रखें, ताकि वो एक नया मुकाम जो वो चाहते हैं, आपके सपने हैं या उनके अपने सपने हैं, उसको प्राप्त कर पाए। पवन चौरसिया जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आ जाइए। तो मैं, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं देर नहीं करूंगा, और मैं अपने माननीय अतिथियों से जो हमारे मंच पर हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनके साथ हम संवाद करेंगे, उनसे भी क्षमा चाहते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया समय का ध्यान रखते हुए कि बहुत संक्षिप्त अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने की कृपा करें, कि दर्शकों को यह समझ में आए कि कैसे आपकी यात्रा रही और क्या आगे सीख देना चाहते हैं आप उनको, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा, हमारे बीच वयोवृद्ध पत्रकार हैं, 50 साल से ऊपर की जिनकी पत्रकारिता हो चुकी है, श्री अनिल शर्मा जी। माइक इनको उपलब्ध करा दीजिए। ठीक ठीक। हेलो अनिल शर्मा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता का आपने 50 साल देखे, और इन 50 सालों में आपने समय को कैसे देखा, बदलते समय को कैसे देखा, और उनके साथ अपने आप को, खुद को कैसे ढाला, थोड़ा संक्षिप्त में बताइएगा। इस बांदा गौरव सम्मान के आयोजन समिति के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये आयोजन किया। और कम होता है, हमारे यहाँ के जो छोटे भाई हैं और विधायक हैं, आपने उनसे आग्रह किया और रुक गए वो कि हम अंत तक बैठे रहेंगे, उसके लिए उनको बहुत ही साधुवाद। जितने, वरना कम होता है ऐसा, लोगों के, नेताओं के काम होते हैं और वो चले जाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही
समय न लेते हुए 2-3 बातें कहूंगा जी लोगों से कि एक तो ये है, कोई आदमी अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो आज ये समय हो गया है कि उसकी माइक्रो एनालिसिस शुरू हो जाती है और उसके भी आगे बढ़ करके कुतर्क आ जाता है। तो एक ने एक से कहा कि वो बड़े ईमानदार हैं, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूं, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी। उन्होंने कहा वो बड़ा ईमानदार है। उन्होंने कहा अच्छा बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार है। तो उन्होंने कहा उसके मुंह है कि नहीं है? बोले मुंह तो है, तो कुछ तो खाता होगा। हम जब इस लेवल पर किसी भी अच्छे व्यक्ति की चर्चा करने लगते हैं तो हम अच्छाई को नकारते हैं। दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि समाज बहुत अच्छा हो जाए, अच्छा पत्रकार हो, अच्छा नेता हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा चित्रकार हो, सब लोग अच्छे हों, अच्छा गायक हो। लेकिन हम समाज हमारा उनके घर में चूल्हा कैसे जल रहा है ये देखने की जरूरत नहीं समझता। आप अगर अच्छा समाज बनाना चाहते हो तो अच्छे लोगों को आपको जाकर के देखना पड़ेगा कि वो जिंदा कैसे हैं। तीसरी एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा जी कि हमारे यहाँ पुराने लोगों में जो रीढ़ होती थी, वो रीढ़ खत्म हो गई है। मैं 73 साल का हूं, सिर्फ 65 साल पहले की बात कह रहा हूं। हर गांव में एक नीम का पेड़ होता था और उस नीम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी एक चारपाई में बैठा होता था और उस चारपाई में बैठे हुए बूढ़े के सामने से उस इलाके के बड़े से बड़े माफिया, बड़े से बड़े गुंडे, बड़े से बड़े बदमाश की सामने से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। और अगर निकलना भी पड़ा तो आता था, पहले दद्दा के पैर छूता था। और दद्दा भी ऐसी रीढ़ वाले कि वो कहते थे बदमाश को, बड़े माफिया को क्या कहते थे, अरे तुमने अब तक अपनी चिरकुटाई नहीं छोड़ी, बदमाश माफिया को क्या हो। आज 65 साल बाद दृश्य बदल गया है। नीम का पेड़ है, एक बुजुर्ग बैठा हुआ खाट में और वो देखता है कि एक माफिया 5 असलहा वालों के साथ चला आ रहा है। वो चारपाई से उठ जाता है और चिल्ला के कहता है, अरे भैया, अरे मुन्ना, जल्दी से मिठाई लाओ, जल्दी से ठंडा लाओ, भैया आए, भैया ने 5 मर्डर किया। ये जो हमारी रीढ़ समाज की खत्म हुई है, इसने सच्ची बात कहने वालों को बर्दाश्त, चाहे आप नेतागिरी में हो, आप बड़े नेता से सही बात कह दोगे बुरा मान जाएगा। हमने सच बात को बर्दाश्त करना छोड़ दिया है और हम चाहते हैं समाज अच्छा हो जाए। ये तो समाज का बदलता परिदृश्य है। मैं पत्रकारिता की बात करता हूँ। पत्रकारिता भी इसमें जुड़ी हुई है जी। हमारा आज आपसे साफ कहना चाहते हैं कि एक भ्रष्ट नेता, एक भ्रष्ट अधिकारी का मुकाबला कोई पत्रकार नहीं कर सकता, भले ही वो चौराहे चौराहे जाकर के निहंग बन के डांस करे भ्रष्टाचार का, नहीं कर सकता। ईश्वर, आपने जब से लिफाफा संस्कृति अपना ली, आज आपकी चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, हर कोई क्या कह रहा है, अरे पत्रकार बहुत गिर गए, वो तो पैसा पचा बिना लिए कोई खबर नहीं लिखते। अरे भाई, तुम्हें ईश्वर ने लाइट हाउस बनने के लिए भेजा है, तुम क्यों पत्रकार होकर के क्यों लिफाफे के पीछे दौड़ रहे हो? अगर तुम सबसे कम कमा सकते हो, किसी नेता के पैर के नाखून के बराबर नहीं कमा पाएगा एक पत्रकार, तो तुम्हें ईश्वर ने लाइट हाउस बनने को कहा है, तो लाइट हाउस बनो ना, समाज को दिशा देने का काम करो। और पत्रकार वही भूल गए और अपने आप उसका परिणाम मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। ब्रजेश जी हमारे मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बांदा से निकल करके गए हैं और इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में ऐसा कौन सा क्षण था जिसने आपके साहस और संघर्ष की परीक्षा ली? थोड़ा उसके बारे में अगर बताएं हमारे। सबसे पहले मैं कुछ कहूं, यहाँ पर तमाम मूर्धन्य विभूतियां बैठी हैं, मेरे गुरुजन बैठे हैं, उन तमाम लोगों ने कहते हैं कि एक कोई भी खूबसूरत मूर्त, एक पत्थर से मूर्त तब बनती है जब उसका एक शिल्पकार उसे खूबसूरती से तराशता है। सुधीर चाचा बैठे हुए हैं यहाँ पर, उमा शंकर चाचा बैठे हुए हैं, इन सब लोगों ने मतलब हमारी परवरिश की है। बहुत सारे लोग, मैं किसी का सबका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं, अभी केडी भैया यहाँ पर बैठे हुए थे, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताता हूं।
दरअसल देवदत्त भैया आईपीएस बने हमारे मोहल्ले से, हम लोग पढ़ाई किया करते थे, उनको देख करके हमें भी लगा कि यार सिविल सर्विस में जाना चाहिए, आईएएस आईपीएस बनना चाहिए। इलाहाबाद पहुंच गए, तैयारी किया, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उमाशंकर चाचा बेहतर जानते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि शायद तैयारी बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन सपना सिर्फ एक था। क्यों आईएएस आईपीएस बनना क्यों था? क्योंकि जब बुंदेलखंड की स्थितियां हम लोग देखते थे तो क्रोध आता था अपने ऊपर तरस आता। जब इलाहाबाद में हम लोग गए और जहां हमने कमरा लिया तो वहां हमने महोबा बता करके कमरा लिया था, क्योंकि बांदा के नाम पर कोई कमरा देने को तैयार नहीं था। स्थिति ये थी। लेकिन अब बांदा की परिस्थितियां काफी बदली हैं। मैं उसी को एक बहुत संक्षेप के साथ कोरिलेट कर रहा हूं खाली, क्यों वो परिस्थितियां बदली, हम शायद सिविल सर्विस में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद एक चीज लगा कि क्या कोई ऐसी ताकत है जो एक आईएएस आईपीएस की तरह समाज को बदलने का मादा रखती है। बस वहीं से कलम की शुरुआत हुई और वहीं से पत्रकार बनने का जो जज्बा बना। मैंने बुंदेलखंड की पत्रकारिता किया और मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने यहां पर जिस तरह से जनहित के जो मुद्दे उठाए, जो यहां के चाहे किसानों से जुड़े हों, पानी से जुड़े हों, तमाम मुद्दों को उठाया, और उसी की बदौलत आज अगर मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, 25 साल की पत्रकारिता मेरी अनवरत चल रही है, तो वो सिर्फ इसलिए। जहां तक चाचा ने कहा कि समझौतों की बात, तो देखिए समझौते हमेशा कमजोर करते हैं आपको। अगर आप केवल अपनी मुफलिसी से समझौता कर लो तो आपको किसी के सामने समझौता करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मैंने अपनी 25 साल की पत्रकारिता में अपने एथिक्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। हां, बदलते हालातों के साथ आपको अपनी पत्रकारिता की इंटेंसिटी को कम ज्यादा या बदलना होगा, लेकिन एथिक्स बदलो ये जरूरी नहीं है। एथिक्स वही होने चाहिए, बिल्कुल, उससे समझौता नहीं। बिल्कुल। एक छोटा सा एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे नए युवा भी पत्रकारिता में, अब ऐसा क्या है, क्या आकर्षण है जिसको देख करके आ रहे हैं या पत्रकारिता दिल से करना चाह रहे हैं? आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये मैं थोड़ा सा मतलब बहुत मायूसी के साथ कह रहा हूं कि दरअसल आजकल जो हो रही है वो पत्रकारिता नहीं हो रही है, क्योंकि मैं खुद इस स्ट्रीमलाइन जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूं और ये बड़े साफगोई से कह रहा हूं। और जो युवा भी आ रहा है पत्रकार बनने के नाम पे, दरअसल वो पत्रकारिता नहीं कर रहा है। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। इंफॉर्मेशन से शुरू हुई पत्रकारिता इंटरटेनमेंट में कब बदल गई वो किसी को पता ही नहीं चला, और आज इंटरटेनमेंट का बीभत्स रूप दरअसल आ चुका है, क्योंकि जब से हमने रील कल्चर के साथ अपनी पत्रकारिता को जोड़ लिया। लेकिन आपको यह भी बता दूं, इसका केवल नुकसान नहीं है, इसका फायदा भी है। फायदे भी है। जहां पर हमारी आवाज दब जाती है वहां ये जो रील जर्नलिस्ट है ना, वो उस आवाज को उकेर भी देते हैं। तो ये दोनों चीजें, लेकिन आपको इसके बीच में फर्क करना होगा कि कहां से ड्रामा और ड्रामा के बीच में आपके जो सवाल है, मुद्दे हैं, वो ड्रामा सही जगह पहुंच जाए, गौड़ ना हो जाए। तो सारे युवा जो भी यहां पर जो है रील बना रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, लोग बहुत हे दृष्टि कह देते हैं तो यूट्यूबर्स है, दरअसल वो यूट्यूबर्स नहीं है, वो यही जर्नलिस्ट है, वो भी एक पत्रकार है। वही पत्रकार है, ये भी नहीं, अब वही पत्रकार है जो दिल की बात कह रहा है, दिल से कह रहा है। पत्रकारिता क्या थी? आप कहते हैं फैक्ट आर सेक्रेट्स बट कमेंट्स आर फ्री, तो तथ्य तो हमेशा से पवित्र रहे, विचार अपने अपने रहे हैं। आज वो यूट्यूबर उस तथ्य को अपने विचारों के साथ परोस रहा है, और ये जर्नलिज्म का बदलता हुआ स्वरूप है। तो जो भी युवा पत्रकारिता करना चाहता है वो पत्रकारिता में आए, लेकिन उसे अपने एथिक्स को और मुद्दों को दोनों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। बस इतना कहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगला सवाल श्री अमित गुप्ता जी से लेना चाहूंगा। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के, इन्होंने एक बहुत बड़ा व्यापारियों का एक संगठन बनाया, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो निश्चित रूप से व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की, छोटे शहर के व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं भी आपके सामने आती होंगी। आप कैसे उसको देखते हैं और क्या प्रयास करते हैं भी हैं? राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन आज देश के 12 राज्यों में काम कर रहा है। पहले सेल टैक्स होता था, वो स्टेट वाइज लगता था, वैट आया, लेकिन जब से जीएसटी आया
तो एक देश एक कर बन गया। अब समस्याएं जो होती हैं वो राष्ट्र वाइज होती हैं। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में न जाता हूं, एक दो विषय जो अभी जी बिल्कुल। जो बजट आए उसके पूर्व भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, उसके पहले एक हमने पीएचडी सीसीआई से साथ मिलकर दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमने एक, जबकि वहां पर बैंकिंग सेक्टर का एसबीआई के चेयरमैन भी बैठे थे, सिडबी के भी चेयरमैन बैठे थे, उन बैंकिंग के अधिकारियों से अपनी अपनी बात कर रहे थे सब बैंकिंग सेक्टर के, हमारा पैसा इतना दब रहा है, हमारी ये बात हो रही है। मैंने वहां पर देश का जो छोटा व्यापारी, जो मिडिल क्लास व्यापारी है, उनकी बात को रखते हुए मैंने सिर्फ एक बात कही कि आज सबसे बड़ा जो चलन चला है गोल्ड लोन। मैंने कहा गोल्ड लोन आदमी कब लेता है? मैंने कहा गोल्ड लोन तब लेता है जब सर के ऊपर से, उसके ऊपर से पानी निकल गुजर जाता है। गया होता है, जब उसके पास कुछ, तो उमा शंकर जी हमारे, और जब उस सर के ऊपर से पानी गुजर गया, आपने 3 महीने उसकी लोन की किस्त नहीं जमा की, और 3 महीने में वो गोल्ड, जो कंपनियों से गोल्ड लोन ले रहे हैं, वो कंपनियां गोल्ड लोन को जब्त करने का काम करती हैं। मैंने कहा आज देश में पहले किसान आत्महत्या करता था, मैंने ये पंकज चौधरी जी वित्त राज्य मंत्री, मैंने उनके सामने ये वर्डिंग कही थी, मैंने उसके आंकड़े दिए थे। मैंने कहा 2021 में प्रतिदिन 17 व्यापारी आत्महत्या करता था, 2021 में प्रतिदिन 23 व्यापारी आत्महत्या करता था, 2023 में आते आते वो व्यापारियों की हो गई 37। उसके बाद आपके आज के समय में 2024 का जो एनसीआरबी का आंकड़ा आया कि प्रतिदिन लगभग 49 व्यापारियों ने आत्महत्या करने का काम किया। इसका मूल कारण ये था कि जो छोटा कर्ज बांटा जा रहा है, जो छोटा लोन दिया जा रहा है, उसकी ब्याज की दर अधिकता है। उस पर हमने बात करी और हमने कहा कि सबसे पहले जो सोना दे दो, पैसा ले लो, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और इस बात पे मेरे पास देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी पत्र आया मेरे पास कि जो पद्धति चल रही है उस पर हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। और उसके बाद ये चलन आप सबने टीवी चैनलों में देखा होगा, उसमें कहीं ना कहीं सोना ले लो, पैसा दे दो, आज विज्ञापनों पर कहीं ना कहीं कमी आई। और साथ में लोन की उसमें जो प्रक्रिया है उसमें भी कठिनाई करने का काम भारत सरकार ने उसमें करने का काम किया है। अमित जी, मैं सोच रहा हूँ, मुझको लग रहा है कि शायद डिबेट थोड़ी सी अलग दिशा की ओर चली जा रही है। हमारा जो मूल उद्देश्य है बांदा गौरव सम्मान संघर्ष से सफलता, संघर्ष को इस तरह से लीजिए, सबको आप अपनी जर्नी बताइए कि कैसे संघर्ष की अगर बात करें तो मैं संघर्ष से नीचे का भी व्यक्ति बांदा में कह सकता हूं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय सत्यदीन जी बांदा में सिवाय उन्होंने संघर्ष किया है, और संघर्ष के अलावा संघर्ष और सेवा अगर पर्याय थी तो पिताजी से मैंने सीखने का काम किया कि कुछ ना हो फिर भी लोगों की सेवा की जा सकती है। और उसी का परिणाम है कि जब मैं यहाँ से बांदा से निकला तो बेटा, उन्होंने जब चलती हुई दुकान थी, मेरी बहुत इसमें कहने में कोई अत्युक्त नहीं, मिठाई की दुकान थी और चलती हुई दुकान थी, उसको भी छोड़कर जब मैं निकला तो उन्होंने कहा बेटा पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर समाज के बीच में कुछ मौका मिले तो वो कदम पीछे ना हटाना, पैसा आज नहीं तो कल आ बहुत जाएगा। बढ़िया बात, बहुत बहुत सुंदर। और उसी का परिणाम था कि 96 से मैं निकला, आज 2025 आया तो देश के जो 11 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं उनकी आवाज बनकर भारत सरकार तक उसकी आवाज को उठाने हम आपके सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आपके इवेंट्स वगैरह, आप कैसे व्यापारियों को जोड़ करके रखने का काम करते हैं, और आपकी निश्चित रूप से आपकी सफलता बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। बीच में क्योंकि थोड़ा सा समय कम है, हाँ, मैं अपने बीच में श्री पवन चौरसिया है इंडिया फाउंडेशन से, और थिंक टैंक भी कहे जाते हैं, और इनको हमने कई बार देखा डिबेट में, न्यूज की डिबेट में देखा, अखबारों में कॉलम के रूप में इनके लेख देखे, और मैं बहुत वाकई प्रभावित रहता हूं कि इतनी कम उम्र में इतना कैसे सोच पाते हैं और कैसे
सही डायरेक्शन की ओर, क्योंकि ठीक। मेरे ख्याल से सच- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आपकी सचिन भैया एक मैसेज आप हम सम्मानित मंच भी महसूस कर रहा होगा जी। और ऑडियंस भी महसूस कर रही है कि चूंकि समय को देखते हुए चूंकि हमारा जो अगला प्रोग्राम है सीधे हमें बांदा गौरव सम्मान की ओर बढ़ना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में आप हम पहले से भी सबसे निवेदन कर चुके हैं। तो पवन जी, मैं आपसे केवल इतना जानना चाहूंगा कि आप बहुत समय से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, थिंक टैंक में काम कर रहे हैं, आपने जनता और नीति निर्माण के बीच में कोई खाई महसूस की, या क्या आप समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं बांदा गौरव सम्मान की जो आयोजन समिति है, जो निर्णायक मंडल है, उसका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके समक्ष आ सकूं और ऐसे विद्वानों के बीच में बैठ सकूं। उससे भी ज़्यादा विशेष ये मेरे लिए एक अनुभव है, क्योंकि इस मंच में जो मैं बैठा हूं और मेरे सामने हमारे आदरणीय चाचा जी, हमारे बुंदेलखंड के जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी हैं और हमारे बड़े भाई सदर विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी हैं। तो हम जिनको सुन करके बड़े हुए हैं, आज हमें उनके सामने अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है, तो मेरे लिए ये तो बहुत गर्व का विषय है। अब मैं अपने विषय पर आना चाहूँगा। तो जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे यहाँ पर कि मैंने बांदा में सेंट मेरीज से अपनी पूरी स्कूलिंग एजुकेशन पूरी की। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने जेएनयू से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, अपना एमए, एमफिल और पीएचडी कंप्लीट किया, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। और चूंकि मुझे समाज को देखना, समझना और नीतियों को देखने समझने का बचपन से शौक था। जब लोग चंपक पढ़ा करते थे तो मैं अपने यहाँ पर दैनिक जागरण पढ़ा करता था, तो तब से मुझे देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, उसको लेकर के एक विशेष रुचि थी। तो ऐसे ही मैंने अपनी यात्रा शुरू की और मुझे एक अवसर मिला कि एक छोटे सी वेबसाइट के लिए कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं, कुछ लिखने के लिए। तो मैंने उसके लिए एक आर्टिकल लिखा और भगवान की कृपा और अपनी माँ का आशीर्वाद मुझे ऐसा मिला कि मेरा लिखने की जो यात्रा शुरू हुई और वो चलती गई। और अभी ईश्वर की कृपा ये है कि अब मेरे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी है, मतलब चाइना के बड़े न्यूज़पेपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से लेकर के भारत के सबसे बड़े न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण में भी मुझे मेरे स्पेशल कॉलम्स आते रहते हैं। तो ये तो एक मेरी एकेडमिक यात्रा रही। बाकी जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि आप नीति निर्माण और एकेडमिक्स में, यानी जो इस तरह का डिस्कशन होता है, उसमें क्या गैप पाते हैं, तो दरअसल सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो नीतियां हैं वो दिल्ली, लखनऊ या कहें बांदा के बंद कमरों में बैठ करके कुछ अधिकारियों द्वारा, मैं किसी अधिकारी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो समाज की मूल समस्या ये है कि कुछ अधिकारी बैठ करके या कुछ जनप्रतिनिधि बैठ करके, क्योंकि ये प्रश्न जरूरी इसलिए है कि वो मूल चीज ऐसी कोई खाई तो निकल करके आए, वो गैप तो निकल करके आए, ताकि लोगों का, हमारे पास बहुत सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, शायद वो उनको कुछ प्रेरणा मिल पाए कि वो आखिर कैसे उसको चीज को दूर करें। जी, तो उसी विषय पर मैं आना चाहूंगा कि क्या है कि हमारे यहाँ पर पॉलिसी और एकेडमिक गैप है, यानी जो यूनिवर्सिटीज में, यानी जो शिक्षण संस्थानों में जो पढ़ाया जाता है और जो हमारे यहाँ जो सरकारें, जो अधिकारी जो निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में बहुत गहरी खाई है। अगर इसका उदाहरण मैं आपको अमेरिका से लूँ तो वहां पर एक अंतर यह है, वहां पर क्या है, जो टॉप के लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो अगर अपने नेतागिरी कर रहे हैं या जो अपने जनप्रतिनिधि होने का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो किसी एकेडमिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, किसी थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको जो किताब की बातें और समाज की बातें हैं, दोनों के बीच में एक जिसे बोलते हैं ना कि बैलेंस बनाने का अवसर मिल पाता है। और भारत में मैं अपने आप को इस मामले में भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ, डॉक्टर राम माधव जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो भारत में एक ऐसे ही नेता, मैं कहता हूँ ऐसे ही लीडर हैं कि जो संगठन के रूप में बहुत बड़े स्तर पर काम कर चुके हैं और बौद्धिक स्तर पर भी वो एक थिंक टैंक चलाते हैं, जिसमें वो ये समझ सकते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। अभी मैं इजिप्ट की यात्रा करके लौटा, तो वहां से हमने ये समझा कि भारत के लिए क्या जरूरी है, हम कैसे अपने भारत की इंडस्ट्रीज को, भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो पॉलिसी गैप है, क्योंकि मैं इसी पर काम करता हूं, तो ये पॉलिसी गैप को अगर हमें कम करना है तो हमें अपने जनप्रतिनिधियों से ये आह्वान करना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को केवल एक कार्यक्रम के रूप में उसमें ना आ जाएं, बल्कि उनके इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के साथ में, बच्चों के साथ में, खासतौर पर प्रोफेसर्स के साथ में बैठें, उनके साथ में साल में एक बार या महीने में एक बार, कैसे भी अपनी सुविधा अनुसार बैठ के डिस्कशन करें कि बताइए हमें क्या करना होगा। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि
पॉलिसी का जो गैप है वो आपको प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं देगा, और शायद ये सारे लोग भी और प्रबुद्ध तरीके से इमर्ज करेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं, क्योंकि समय दर्शकों की मांग है और सभी की मांग है कि सेशन को समाप्त किया जाए, और हम अपने नए सेशन की ओर बढ़ते हैं। आगे माइक पंकज भैया को। चेक चेक